नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, जिससे आपको क्या है इजीली पता चले। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़े थे। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था क्यू बी। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था करंट। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था वी। वी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू। बट प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, ये वी डब्ल्यू इज वर्क डन, क्यू इज चार्ज, डेल वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। ओके, हमने कल इस पे और इस पे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, ये तीन फॉर्मूलाज है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है चार्ज q इज इक्वल टू 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब w कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, w। तो डेल बी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। आप बोलोगे सर स्मॉल क्यू, तो आप स्मॉल क्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल बी आपके पास कितना है, 15। डब्ल्यू आपको फाइंड करना है ना, डब्ल्यू आपको फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू है 3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, 55 जूल। डन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। मतलब हमें डेल बी फाइंड करना है। If 100 joule of work is required, W is equal to 100 joule to transfer the charge of Q is equal to 20 coulomb from one terminal of the battery to another. तो del V का फॉर्मूला क्या होता है, W by Q। W दिया हुआ 100 और Q दिया हुआ 20, तो del V का आंसर क्या आएगा, 5 वोल्ट। खत्म। कितने सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में आपको बड़े लग रहे होंगे, बाकी क्वेश्चंस काफी सिंपल है। समझ रहे बेटा, पक्का। आगे बढ़े। हाँ, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना है बेटा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, अब देखो चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 2 कूलम। V1 या VA नाम दे दे उसको, VA, 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 VA कितना दिया हुआ है हमारे पास, 118 वोल्ट। VB कितना दिया हुआ है, 128 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। therefore del v का फॉर्मूला क्या होता है, w by q। अब बेसिकली del v क्या होता है, vb माइनस va, बड़े में छोटे को माइनस करना इज इक्वल टू w by q। अब vb इज 128 माइनस va इज 118। w कितना दिया हुआ है नहीं पता, q दिया हुआ है 2। तो therefore 128 माइनस 118 मतलब वो 10 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पहले से भी कैलकुलेट करके रख सकते हो और साथ में भी कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। w by 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20। अभी मैं सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो मैं सारे इंपॉर्टेंट एक सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल जो हाईएस्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग टाइप के उसके लिए करवाऊंगा। ठीक है बेटा, देख लिया। ओके, तो हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए। आज के हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट और एक ओम्स लॉ। बराबर है, इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत बहुत ही मस्त टॉपिक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन एक मार्क में आती है, एक मार्क में। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। क्लोज्ड मतलब समझ रहे हो, क्लोज्ड कहीं पे बीच में से ओपन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कंटिन्यूअस पाथ, बीच में गैप आ गया ऐसा नहीं। विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना है तो वो कंटिन्यूअस होगा तो ही फ्लो हो पाएगा, बीच में मान लो गैप आ गया तो फ्लो हो पाएगा नहीं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपका एक लंबा सा वायर होता है, बीच में से आप कट कर दो और साइड में रख दो, इतना डिस्टेंस हो फिर भी वो करंट फ्लो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ओपन हो गया। ओके, इट हैज वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ सोर्स ऑफ करंट, से अ सेल और बैटरी। बैटरी करंट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो करंट कौन प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है बैटरी। ठीक है, अ लोड, लोड, लोड नहीं लोड,
जिसमें लोड मतलब जिसमें से बहुत सारे करंट पास होंगे। ओके, जिसमें से हम मान लो बल्ब को ग्लो करवाना है, या फिर बल्ब नहीं है वो बल्ब है, ठीक है, बल्ब को ग्लो करवाना है और वो सारी चीजें। करंट पास करने के लिए बेटा, करंट पास करने के लिए किस में से करंट जाएगा, ये बल्ब नहीं है ये बल्ब है, बल्ब में से करंट जाएगा तो बल्ब ग्लो होगा। बल्ब की जगह स्विच होगी, रजिस्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट। एक स्विच होती है, स्विच चालू बंद करने के लिए, चालू बंद चालू बंद चालू बंद। एक फ्यूज होता है कि ज़्यादा करंट आगे ना बढ़ सके। ऑल कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वायर। और ये सब क्या हवा में ऐसे हम लटका देंगे। भाई मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये स्विच है ऐसी ओपन है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ये सेल, ऐसे हवा में लटका देंगे। उनको सबको कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। यस, उनको कनेक्ट करना, वो किससे हम कनेक्ट करते हैं बेटा, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। ओके, वायर तो आपने देखे होंगे, ग्रीन कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है, येलो कलर का आता है, रेड कलर का आता है, ब्लैक कलर का। दीज वायर्स आर जनरली मेड ऑफ कॉपर। हाँ, बट एक बात याद रखना है, ये सारे वायर कॉपर से बने। क्यों कॉपर? कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। नाउ व्हेन द की इज क्लोज, जब की को आप क्लोज कर दोगे, द सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। क्यों? बिकॉज जैसे ही की क्लोज करोगे इसलिए करंट पास होगा, करंट पास होता है मतलब वो क्लोज सर्किट। दिस मीन्स दैट करंट वुड फ्लो थ्रू द सर्किट टू ऑपरेट द डिवाइस, इसलिए वहां से डिवाइस ऑपरेट होता है। एंड द की इज ओपन एंड द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन कर दोगे तो अब तो करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज बीच में वहां पे खाली जगह रहेगी। दिस मीन दैट करंट वुड नॉट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट। तो ओपन सर्किट किसको बोलेंगे, जहाँ पे की ओपन होगी। क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे, जहाँ पे की क्लोज होगी। सब कुछ की पे डिपेंड करेगा। ओके बेटा, ये देखो सर्किट डायग्राम ऐसी होती है सर्किट। ये बैटरी है जिसको हम सेल भी बोलते हैं, स्विच ऐसी होते हैं, ये ओपन है, ये लैंप का दैट इज बल्ब का सिंबल है। इट इज अ schematic या schematic diagram which represent the relative position and connection of various circuit components represented by their symbol। एक डायग्राम जिसमें सबकी पोजीशन फिक्स होके कौन कहाँ पे लगेगा वो। दूसरा, सर्किट कंपोनेंट्स उसके सिंबल्स के साथ। यहाँ पे लैंप मतलब वो लैंप बनाना नहीं है, उसका सिंबल है। फैन तो फैन बनाना नहीं होता, उसका सिंबल है। स्विच तो वो बनाना नहीं है, उसका सिंबल। ओके, राइट नाउ इज दिस ओपन सर्किट और क्लोज? इट इज राइट नाउ ओपन सर्किट। अगर इसको हम ऐसे बना दें तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज डायरेक्ट, बराबर है। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ये डिफरेंस पता चल गया बेटा। ओके, ये बेसिक लेवल की सर्किट है, सबसे बेसिक सर्किट इसको हम बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। डन। ये आपके टेक्स्ट बुक में 11 ऐसी चीजें जिसके आपको सिंबल्स याद रखने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे बनाया जाता है। ओके, जो बड़ा वाला होता है वो प्लस, जो छोटा होता है माइनस। अब बैटरी, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मोस्ट ऑफ बच्चों को यही पता नहीं होता। बैटरी मतलब आप एक सेल को बैटरी मानते, ऐसा नहीं होता। बैटरी मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स जब आप कनेक्ट करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है। हाँ, और कनेक्ट कैसे किया जाता पता है, देखो ऐसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला सेल का माइनस, वहां पे दूसरे सेल का प्लस, ऐसे कनेक्ट होता है। उल्टा कनेक्ट नहीं कर सकते वरना तो फिर वहां से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है बेटा। तीसरा, प्लग और की, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ओपन की। ये की ओपन है। और क्लोज्ड की कैसे होती है, उसको नीचे लेके आए या ऐसे बना। ये मुझे फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसा बना दो, ये बॉक्स बना दो, ये ओपन है और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है। तीसरा, वायर जॉइंट। वायर जॉइंट मतलब देखो ऐसा भी होता है कि एक जगह यहाँ से वायर एक इधर भी गया और इधर भी गया। इफ आप में से किसी ने घर बनता हुआ देखा हो, आप में से किसी का अभी घर रिसेंटली 1-2 साल में बना हो, तो उसका एक ब्लूप्रिंट आता है। जो इंजीनियर्स है ना वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसमें खास करके एक ब्लूप्रिंट है ना पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का बनता है। वो आप देखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। ठीक है। ये है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। बहुत बार ऐसे भी होता है वायर इधर से और एक इधर से वायर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे हो ना, ऐसे ऊपर ऊपर से दोनों को इधर से जा रहे हैं। बहुत सारे वायर ऐसे होते हैं यहाँ से और यहाँ से, फिर उनका क्या बोल सकते हैं, बाइफरकेशन होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे बनता है। और
सारी जगह पे उसको राउंड में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रजिस्टर। ओके, ये रजिस्टर का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बना देते हैं, आपको हार्ट बीट्स नहीं बनानी। रजिस्टर का सिंबल बहुत ही प्यार से आराम से बनाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे बना ना, ये हार्ट बीट बन गई आपकी, आपकी हार्ट बीट कैसे भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अच्छे से ढंग से रजिस्टर का सिंबल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कभी कभी आपको रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रखना है, चेंज करना है, तो उसमें एक एरो डालो। ये एमीटर का सिंबल, प्लस माइनस डालना जरूरी है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल, प्लस माइनस डालना जरूरी है। क्लियर हो गया। और इसमें से बहुत सारे 1 मार्क और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इवन 2 मार्क का आ जाएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा पता है आपको? एक स्विच दी हुई है और एक बैटरी दी हुई है 2 सेल की, एक बल्ब दिया और एक एमीटर दिया हुआ है, कैसे आप कनेक्ट करोगे? बस 2 मार्क्स मिलेंगे आराम से, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया, एक बैटरी दी हुई है, चलो एक बैटरी दी हुई है, ठीक है, एक स्विच दी हुई है, ओके दी हुई है, एक बल्ब दिया हुआ है, एक बल्ब दिया हुआ है, और एक एमीटर दिया हुआ है, एक एमीटर दिया हुआ है, सबको कनेक्ट करके जोड़ दो। ये प्लस, ये माइनस, अभी ये क्लोज हो जाएगी तो ये क्या करेगा? ग्लो करेगा। ये हो गया एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, प्लस इधर और माइनस इधर, प्लस के साथ हमेशा प्लस, माइनस के साथ हमेशा माइनस। आगे समझ में? और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन बना, क्योंकि जब स्विच क्लोज्ड है इसलिए, अगर ओपन होती तो करंट का डायग्राम बनाओ, करंट का ये बनाओगे सिंबल, गलत हो जाए। तो स्विच ओपन है, वहां से करंट फ्लो होगा ही नहीं। समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। आगे बढ़े। Now, the most I think Ohm's law, Ohm's law, Ohm's law, Ohm's law, Ohm's law, Ohm's law. Ohm's law की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखो, ये जो डॉट 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 है ना, उसका मतलब है कि भाई पहले मैं सिर्फ एक बैटरी कनेक्ट करूँ, एक सेल कनेक्ट करूँ। ये रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? लोड, लोड बोलते हैं। ये वोल्ट मीटर हमेशा उसके पैरेलल, ये क्या, ये V को मेजर करेगा, एमीटर ये के इसको मेजर करेगा I, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझिए कि जैसे ही मैंने की क्लोज करी, ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, तो कुछ रीडिंग वोल्ट मीटर में आएगी, कुछ रीडिंग एमीटर में आएगी। मान लेते हैं ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी, तो बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो ये वोल्ट मीटर एक्सपेरिमेंट है बेटा, इसलिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये रीडिंग कितना दिखाएगा? 2 वोल्ट। और मान लेते हैं एमीटर है वो 1 एम्पियर का रीडिंग दिखाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? V बाय आई, और कलर की पेन से यूज करना है। V बाय आई मतलब क्या? 2 बाय 1, तो आंसर क्या आएगा? 2 वोल्ट। अब मान लेते हैं कि मैंने एक की जगह पे, अब मैं कितनी बैटरी ले रहा हूँ पता है? अब 2 बैटरियों को कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बैटरी 2 की, दूसरी बैटरी 2 की, तो टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखाएगा? 4 वोल्ट। तो उससे मुझे करंट का रीडिंग आ रहा है 2 एम्पियर। तो 4 बाय 2 ये कितना हो गया? 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बैटरी बढ़ा दी तो करंट भी बढ़ गया। अब मान लेते हैं मैं 2 की जगह पे अब मैं 3 को कनेक्ट कर रहा हूँ, 3 को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, तो 3 एम्पियर की रीडिंग, तो 6 बाय 3 कितना आ गया? 2 वोल्ट। इसने 3 एम्पियर दिखाया। अब मैं मान लेता हूँ कि 3 की जगह पे अब मैं 4 बैटरियां कनेक्ट कर रहा हूँ, चारों के चार, तो 8 वोल्ट दिखाएगा, और एम्पियर की रीडिंग 4 एम्पियर आ रही है करंट की, तो 8 बाय 4 सबका आंसर 2 है। 2 वोल्ट तो नहीं लिख सकते, ये V भी मैंने गलत लिखा है, सबका आंसर क्या है? 2 है। सबका आंसर कितना आया? 2 है। अब लो सर ऐसे थोड़ी चलता है, आप कुछ भी करो आंसर वही आएगा, पक्का वही आएगा। समझ रहे हो? चल, आपके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब पे वीडियो है जहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। हमारा रीडिंग क्या आया था? हमारा रीडिंग देखो 1 एम्पियर 2 वोल्ट, तो उन्होंने कुछ और रीडिंग लिया, बट सबका आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा वो सब समझाना हूँ, पूरा यही कनेक्शन हमें वहाँ पे इंटरप्रेट करना है।
ओके बेटा, ये अब देख लो, ये स्क्रू गैज है, उससे कम का हमें जरूरत नहीं, बैटरी की जरूरत है, बैटरी थी बराबर है। ये वन वे की अलग अलग थोड़ा सा टाइप का, ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस करता है। वोल्ट मीटर, ये ये रियोस्टेट का मतलब क्या होगा पता बेटा, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लिया ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस वो ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, वोल्टेज मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा, ये रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। एक बार यहाँ से प्लस में डाल के देखो, प्लस में ही डाला, फिर नेगेटिव को प्लस में डाल, सबको कनेक्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। पूरा कनेक्शन देखो उसके बीच में, मतलब हमने पहले कनेक्शन छोड़ दिया। हाँ, अब देखो कनेक्शन कर दिया। ये रियोस्टेट का हमें एक्चुअली बेसिकली कुछ काम ज्यादा वैसे नहीं है। आप रियोस्टेट मतलब बैटरी अलग अलग कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा थोड़ा वी चेंज होता जाएगा, उस हिसाब से आई चेंज होता जाएगा। जैसे वी 0.6 था, अब देखो और वी को मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो करंट रीडिंग कितनी आएगी। देखो यहाँ पे वी देखो, ये वी कितना है, यहाँ पे ये 1 देख रहे हो ना, पहले कितना था 0.6 वोल्ट मीटर, तो करंट की रीडिंग 0.3। ओके, अब बढ़ा दो, अब यहाँ पे 1 कर दिया, तो यहाँ पे उसकी रीडिंग है 0.5, 2 आ गया। क्लियर हुआ, डन। अब और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे कितना कर दिया, 1.4 किया तो उसकी रीडिंग 0.7 आई, 1.8 किया तो उसकी रीडिंग 0.9 आई, 2 किया तो 1 आई। बट आप देखो तो सबका जो रेशियो वी बाय आई, वी बाय आई, वी बाय आई सबका सेम है, जो हमारा ऑलरेडी निकला था वही। ओके, क्लियर हुआ बेटा, पक्का। हमारी भी रीडिंग वही निकली, देख लो हमारी रीडिंग भी वही निकली है क्या नहीं। तो ओम्स लो यही है कि भाई जैसे जैसे आप वहां बोलो सर रियोस्टेट और वो सब क्या है, तो वो मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताने के लिए, वो यहाँ पे देखो अलग अलग बैटरियां कनेक्ट करी, वहां पे उन्होंने रियोस्टेट दिया, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं। रियोस्टेट क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है, जिससे वोल्टेज चेंज होगा और आई चेंज होता जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज बैटरियां बदल के वोल्टेज चेंज किया, तो उसे वी और आई की वैल्यू उसी हिसाब से मिली। तो हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है कि दिस लॉ वाज गिवन इन द बाय द German physicist Georg Simon Ohm in the year 1827. It gives a relation between the current flowing in a metallic wire and potential difference V across the terminals. Okay? कितना करंट और कितना V है उसका रिलेशन कौन देगा, ओम्स लॉ देगा। कि अगर आप V बढ़ा रहे हो तो चेक करो, जैसे जैसे V बढ़ा रहे थे I भी बढ़ रहा है, तो उसका रिलेशन देगा। ये एग्जैक्ट लॉ है, ये मोस्ट आईएमपी चीज है, ये आपको याद रखना है। According to this law, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I is directly proportional to V, मतलब जैसे ही आप V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, या I बढ़ाओगे V बढ़ेगा। Providing, ये बात इंपॉर्टेंट चीज है, the physical conditions such as temperature remains unchanged. टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। आप बोलोगे सर टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं करना, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगा, इसलिए। Now, if V is the applied potential difference applied across the ends of a conductor through which current I flows, I flow हो रहा है, और V आपने क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तब भी तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा ना। पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक जगह पे पोटेंशियल ज्यादा, एक जगह पे कम, ज्यादा से कम हमेशा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल वो जाता है, इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आपको पता है, ये 9th में पढ़ा के कांस्टेंट लगे, इज इक्वल टू लगेंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा R, where R is the constant of proportionality called resistance of the conductor at given temperature। कोई भी एक given temperature पे वो resistance of the conductor। तो V is equal to क्या हो जाएगा IR, ये V is equal to IR, और मुझे I की वैल्यू फाइंड करें तो V by R। आप चेक कर लो ना, V by R हमेशा I की वैल्यू निकलेगी, या V by I करोगे तो इससे दूसरा फॉर्मूला ये भी निकलता है, V by I is equal to R।
कि भाई V और I को डिवाइड करोगे, R हमेशा कांस्टेंट ही आ रहा है। देख लो हमारा ये डायग्राम, R 2 सब वैल्यू कांस्टेंट आ रही है कि नहीं? बस वही चीज। तो R इसलिए कांस्टेंट है, और वो भी क्या बोला है, एट अ गिवन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो कांस्टेंट है। आगे समझ में? ये डेफिनेशन और ये उसका फॉर्मूला। From the above formula, it is clear that the current is inversely proportional to resistance. V is equal to IR. V is equal to IR. Therefore, I की वैल्यू V by R. If resistance is doubled, मान लो हमें करंट को कम करना है, तो रेजिस्टेंस को डबल करोगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब समझ रहे हो? इनवर्स रिलेशन, अगर आप R को, इफ R को आप 2R करोगे तो I क्या हो जाएगा वहां पे? I by 2 आधा हो जाएगा। Then current gets half. बट इफ आप R को R by 2 करोगे तो करंट बढ़ जाएगा, 2I हो जाएगा। बोल रहे हो ऐसे कैसे सर? समझाता हूँ, समझाऊँ एक मस्त वाला एग्जांपल देके? समझाता हूँ। मैं आपको डबल वाला केस समझा रहा हूँ कि भाई अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे, मान लेते हैं V I की बात चले तो I इज इक्वल टू V बाय R। नाउ इफ हमने R को क्या कर दिया, R डैश 2R कर दिया, तो देयरफॉर I डैश V तो सेम रहेगा, V बाय क्या हो जाएगा, R डैश। V R डैश की जगह पे बेटा क्या पुट करेंगे, 2R, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय 2 V बाय R। अब चेक करो V बाय R कितना है, I है, तो I डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय 2 हो गया हाफ। तो देखो रेजिस्टेंस को डबल करें तो करंट हाफ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस को हाफ करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। है कि नहीं? समझ रहे हो? नहीं सर समझ में नहीं आया, समझाता हूँ, उसी के लिए तो मैं हूँ। हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। इफ रेजिस्टेंस मैंने घटा दिया, R बाय 2 कर दिया, तो मेरा करंट भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बाय R डैश। V बाय R डैश की जगह पे R बाय 2 पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2V बाय R। अब V बाय R मेरे पास क्या है, V बाय R देखो I है, तो ये क्या हो गया, 2I हो गया। डबल मतलब इनवर्स रिलेशन, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। ठीक है, पहले को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, पहले को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, इनवर्स रिलेशन। ओके, उसके अलावा द कंडक्टर्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसे हम ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, while the conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors। ये सिर्फ नोट है, सिर्फ याद रखना है, 12th में इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन है। बोलो 4 चैप्टर, 3 चैप्टर इससे भरे पड़े सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? ओके, अब ओम्स लॉ के साथ साथ, ये टेबल के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका VI ग्राफ। अब देखो हम V को बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है, जैसे V को बढ़ाया, देखो V को बढ़ाया तो I भी बढ़ा, वापिस V को बढ़ाया तो I बढ़ा, V को बढ़ाया I बढ़ा, V को बढ़ाया I बढ़ा, V को बढ़ाया I बढ़ा। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, तो हम उसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, थ्रू स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आप बोलो सर यहाँ पे 0.1 0.2, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आप कोई भी ले सकते हो, हमने जो वैल्यूज ली है 2468 वो भी आप ले सकते हो, उससे भी ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट ही आएगा। समझ रहे हो? तो ये डायग्राम खूब ही इंपॉर्टेंट है। द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग एंड द करस्पॉन्डिंग करंट आई इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो, क्योंकि इनिशियली कुछ भी करंट नहीं तो कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता है, और वोल्टेज बढ़ाओ करंट और बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ता है। ठीक है बेटा, पक्का? देख लिया? ओके, अब बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट opposes और resists the flow of charges through it। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये मान लो ये वायर है, तो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस, देखो वायर है तो वो क्या करेगा, चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा। नहीं मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, वो जो रोक रहा है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे हम? रेजिस्टेंस। वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की, क्योंकि सारे कंडक्टर देखो बेटा, गुड कंडक्टर भी होते हैं, पुअर कंडक्टर भी होते हैं, और इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर मान लो, तो ये इंसुलेटर एक टाइप का वायर ही है, पर फिर भी इंसुलेटर। तो ये क्या करेगा,
चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, इतना रोक के रखेगा। वेयर एज कंडक्टर होगा तो चार्ज को इजीली फ्लो होने देगा, थोड़े बहुत को रोक के रखेगा। समझ रहे हो किस तरीके से? लाइक समझ लो ना कि कोई पर्टिकुलर गेट है, अब उसमें से पुलिस वाले की बात कर लेते हैं, जुबली सर्कल पे खड़े रहते हैं, सबको नहीं रोकते, किसी किसी को ही रोकते, वो क्या है? गुड कंडक्टर। वेयरएज अब सडनली ऊपर से चेकिंग आई, सबको रोकेगा, रोको रोको रोको, वो क्या हो गया? इंसुलेटर, सबको रोकेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा फ्लो। और वो एसआई यूनिट उसका क्या है? ओम, ओ एच एम, ओम। और उसको ग्रीक लेटर ओम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक लेटर से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या? आर इज इक्वल टू वी बाय आई। और जैसे हमने 1 वोल्ट 1 एम्पियर डिफाइन किया था, वैसे ही 1 ओम है। 1 ओम क्या बोलेंगे? जब 1 वोल्टेज V 1 वोल्ट होगा और I 1 एम्पियर होगा, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। It is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of a conductor makes a current of 1 ampere to flow through it. अगर इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस होगा और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? 1 ओम बोलेंगे, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। डन बेटा? पक्का? ओके ओके। एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा वाला। देखो क्या दिया? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है मान लेते हैं। अब अगर इसमें से आप V 75 वोल्ट का पास कर रहे हो, करंट कितना जा रहा है? I 5 एम्पियर। सेम हीटर है, सेम हीटर है। अगर आप उसमें से V 150 वोल्ट कर रहे हो, तो उसमें से I कितना होगा वो फाइंड करना। अब समझो बहुत ध्यान से, हीटर तो वही है, आप V बढ़ाओगे या I बढ़ाओगे तो उससे R में कोई फर्क आएगा बेटा? ना जी ना, कोई फर्क नहीं आएगा। हमने देख लिया वो पूरा टेबल, आर तो सब जगह पे कांस्टेंट रह रहा है। वी बढ़ा रहे हो तो आई भी बढ़ रहा है, वी बढ़ा रहे हो तो आई भी बढ़ रहा है, वी बढ़ा रहे हो तो आई भी बढ़ रहा है, आर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है आई। कब? जब वी उसका 150 वोल्ट है तब। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ V1 इज इक्वल टू 75 वोल्ट, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आर तो फिक्स है, आर का फॉर्मूला क्या है? V1 बाय I1। तो V1 कितना है? 75 बाय 5 कितना आ जाएगा? 15 ओम आ जाएगा। इफ अगर हमने V2 150 वोल्ट कर दिया, तो हमें क्या फाइंड करना है? I2। बट क्या उसमें R की जगह पे R2 लेना पड़ेगा ना? मैंने आपको बताया ना बेटा, R तो वही है, R वही है, एक ही हीटर है। तो देयरफॉर, और R क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज होता है? नहीं होता है। तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा? RI2। V2 का फॉर्मूला होगा RI2। V2 है 150 वोल्ट, R की वैल्यू 15, I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको कट कर दो, ये क्या होगा? 10। तो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 एम्पीयर। वो तो आप सीधा देख के बता सकते हो, 75 वोल्ट का डबल 150 हुआ तो करंट भी डबल ही होगा। 5 का कितना हो गया? 10 एम्पीयर। बट वो हमें कैलकुलेट करके पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? ओके। और लास्ट टॉपिक आज के लिए, थोड़ी बहुत टर्म्स। रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर? अब आधे से ज्यादा बच्चों को तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में पता ही नहीं होता है। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रजिस्टर क्या है? इट इज अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफर्स रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस देगा उसे रजिस्टर बोलते हैं। और रेजिस्टेंस टू क्या? रेजिस्टेंस टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रजिस्टर। वो करंट रोकेगा, दैट इज फ्लो चार्ज रोकेगा, उसे हम रजिस्टर बोलेंगे। These are used to make the electrical devices। आपके छोटे छोटे सारे डिवाइस होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उन सब में रजिस्टर्स होते हैं। Where high resistance is required, it reduces current in a circuit। Example alloy like nichrome, manganese and constantan। बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस देखो, आपको पता है आपकी टीवी है ना, टीवी वो डीसी पावर पे चलती है, एसी पे नहीं। एसी मतलब इतना ज्यादा करंट पे नहीं चलती है, तो वहां पे रजिस्टर्स होते हैं, तो वो करंट को रोकते हैं, करंट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जितना करंट चाहिए उतना ही पास होने देंगे, ज्यादा करंट पास होने नहीं देंगे। ओके। दूसरा है रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब
अलग अलग रेजिस्टेंस. इट इज द वेरिएबल रजिस्टर विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैन्युअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस. अब देखो रजिस्टर एक कंपोनेंट है छोटा सा. मान लो एक सर्किट में मैंने रजिस्टर डाला, एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, मैंने रजिस्टर डाल दिया. अब मुझे रीडिंग चेंज करनी है तो उसकी जगह पे वापस रजिस्टर निकाल के दूसरा रजिस्टर डालना पड़ेगा. मुझे वापस रीडिंग चेंज करनी है तो वो रजिस्टर निकाल के तीसरा रजिस्टर डालना पड़ेगा. कितना टाइम जाएगा, और उसमें वायरिंग करना और ये सब अलग है. तो उसकी जगह पे क्या करते हैं, मैंने आपको अभी वो जो एक्सपेरिमेंट दिखा है ओम्स लॉ का, उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही रख देते हैं. और वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो उसमें एक ही सर्किट में विदाउट एनी चेंजिंग द रजिस्टर वैल्यू आप रेजिस्टेंस की चेंज कर सकते हो. बराबर है. वो आप आगे पीछे करोगे, मैं उसका डायग्राम दिखा रहा हूँ. ये रहा उसका डायग्राम, ये देखो रेजिस्टेंस. इसको इसको इस साइड या इस साइड स्लाइड करने से, ये मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस साइड स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. इस साइड स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा. विदाउट एनी चेंजिंग. वेरएस ये सारे रजिस्टर है. देखो ये कार्बन फिल्म रजिस्टर जो आप 12th में पढ़ोगे, कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म और ये मेटल ऑक्साइड रजिस्टर. ये पोटेंशियोमीटर है, रेजिस्टेंस का बड़ा भाई. ये वेरिएबल रजिस्टर है, इतना बड़ा नहीं है बट छोटा सा. ये फोटो रजिस्टर बोलता है. ये वायर माउंट रजिस्टर है, ये सरफेस माउंट रजिस्टर है और थर्मिस्टर है. ये सारे चीजें आप, ये सब चीजें ना आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, अगर करोगे ये आप 12th में पढ़ोगे. तो मान लो कि भाई ये कार्बन फिल्म है वो फिक्स रहे, मान लो 100 ओम का है. अब मुझे 200 ओम चाहिए तो वापस मुझे वो निकाल के दूसरा डालना. तब तक मुझे फिर सर्किट में सारे चेंजेस करने, तो उससे बेटर है एक ही डाल दो. इसको बढ़ाते जाओ, जितना आपको चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा. ओके. उसके अलावा गुड कंडक्टर आपको पता है, पुअर कंडक्टर आपको पता है, इंसुलेटर पता है. तो इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है. सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख लेना, आपको काम आएगी इसलिए. ओके. टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए. ओके. आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे ये देख लेना, अच्छे से लिख लेना. हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना भैया, थर्ड लेक्चर, मोस्ट 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 आईएमपी है. मैं हर एक न्यूमेरिकल उसमें डिटेल में कराऊंगा और साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल उसमें से आएंगे. तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, और आप चाहे तो थोड़ा बहुत प्री प्रिपरेशन मतलब थोड़ा सा पढ़ के भी आना ताकि आपको पता चले.